हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्विज। ख्याल है, उम्मीद करता हूँ सब बैठे होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर है। आज से हमने एक न्यू चैप्टर का आगाज करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में हमने एटम के हवाले से बातें करनी है। आज के वीडियो में हमने एटम की हिस्ट्री से मुतालिक बातें करनी है कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के हवाले से बातें की थी। कुछ मुख्तलिफ ऐसे मॉडल्स भी पेश हुए, उसी मॉडल्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में डिटेल में एटम की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ एटम के हवाले से बात करेंगे। 5th सेंचुरी में एक ग्रीक फिलोसफर था। कौन सा? ग्रीक फिलोसफर था। ग्रीक फिलोसफर जिसका नाम था डेमोक्राइटस। डेमोक्राइटस। और इसी 5th सेंचुरी में एक और इंडियन फिलोसफर था जिसका नाम था आचार्य कनाद। इन दोनों फिलोसफर ने सेम टाइम 5th सेंचुरी में दोनों ने ये कहा कि जो मैटर है, ये मैटर एक स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल से बना है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ यूं कहा कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इसी तरह कोई भी सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है और ये इसी तरह एक स्क्वायर में है। अगर मैं इसका हाफ ले लूं, ठीक है जी, ये इसका हाफ है। अब मैं इस हाफ का दोबारा हाफ ले लूं इसी तरह, फिर इसी का हाफ ले ले, फिर इसी का हाफ ले ले, ठीक है जी। तो अगर मेरे पास एक एटम है और उस एटम को हम डिवाइड करें इक्वल पार्ट्स में, उसको फिर दोबारा डिवाइड करें, तो लास्ट में हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल रह जाएगा, ठीक है जी। और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन दोनों ने, डेमोक्राइटस ने और आचार्य कनाद ने, इन दोनों ने कहा कि ये इनडिविजिबल पार्टिकल है और जितने भी मैटर्स है ये सारे मैटर्स क्या है, इस इनडिविजिबल पार्टिकल से बने हैं। तो उस दौर में डेमोक्राइटस ने इसको एक नेम दिया, दैट इज कॉल्ड एटोमियो। एंड आचार्य कनाद ने इसको नेम दिया था अणु। डिफरेंट अगर आप बुक्स देख ले तो बहुत मतलब यह है कि डाल्टन के वर्क से पहले जितनी भी बुक्स है तो इसमें एटोमियो एंड अणु, इन दोनों का जिक्र कहीं ना कहीं आपको सामने आएगा। तो इंडियन आचार्य कनाद ने, इंडियन जो फिलोसफर था, उन्होंने जो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है इसको नेम दिया अणु। एंड जो डेमोक्राइटस था उन्होंने इसको नेम दिया था एटोमियो। बेसिकली एटोमियो ग्रीक वर्ड है एंड दैट मींस इनडिविजिबल। और दोनों जो है इस बात पर इत्तेफाक कर रहे थे कि जो भी हमारे पास मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है जी। फिर बहुत टाइम बाद, तकरीबन अगर हम कहें तो 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट था जॉन डाल्टन, ये जी। अर्लियर 19th सेंचुरी मतलब ये कि 1800 के आसपास, अर्लियर 1900। यहां पर कुछ बुक्स जो है इस डेट को कुछ यूं लिखते हैं। अगर आप इंडियन बुक ले ले, जी.डी. तूली वो वाला, तो उसमें लिखा है 1805 डेट लिखा है। तो जी अगर आप केपीटीज बुक लेके तो इसमें 1803 लिखा है, ठीक है। अगर आप इसके अलावा एरोमिस केमिस्ट्री ले ले तो उसमें अलग डेट लिखा है। लेकिन यहां पर देखिए, हम देखेंगे कि अर्लियर 19th सेंचुरी मतलब यह कि 19th सेंचुरी में जॉन डाल्टन ने कहा कि जितने भी मैटर्स है वो सारे के सारे मैटर्स बने हैं एक इनडिविजिबल पार्टिकल से। और उस दौरान जॉन डाल्टन ने इसको नेम दिया एटॉमस। एटॉमस वही ग्रीक वर्ड है। इससे पहले जो डेमोक्राइटस ने एटोमियो नेम दिया, इसने क्या दिया? एटॉमस। और एटॉमस नेम, उसका मतलब ये है ग्रीक वर्ड में इनडिविजिबल। तो जॉन डाल्टन ने कहा कि जो मैटर है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? दैट इज इनडिविजिबल। और इस इनडिविजिबल पार्टिकल को नेम दिया गया एटम। क्या नेम दिया गया? एटम नेम दिया गया, ठीक है जी।
तो इसी बेस पर डाल्टन ने एक थ्योरी पेश की जिसको कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में इसमें सारी बातें मौजूद है कि एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल से बना है, और जो मैटर है उस मैटर में जितने भी एटम्स है, फॉर एग्जांपल अगर हम गोल्ड ले लें तो गोल्ड में सारे के सारे क्या है एलिमेंट, वो गोल्ड ही होंगे। ठीक है जी, तो सेम काइंड के एलिमेंट से वो बना होगा। इसी तरह इसके 2-3 और पॉइंट्स है। तो जॉन डाल्टन ने 1803 में एक थ्योरी पेश की जिसको हम कहते हैं जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन बजाहिर ये आपको एक स्मॉल सा वर्ड दिखाई देगा, लेकिन जॉन डाल्टन ने बहुत जबरदस्त काम किया उस वक्त ये पेश किया था। ये क्या था, एक रिवॉल्यूशन था। जितने भी साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट बैठ गए कि ये जो मैटर है ये मैटर इंडिविजुअल पार्टिकल से बना है। अब वो खोज करने लगे कि ये जो पार्टिकल, ये मैटर है, इंडिविजुअल पार्टिकल है, आया ये इंडिविजुअल पार्टिकल जो है ये डिवाइड हो सकता है कि नहीं। तो साइंटिस्ट बैठ गए, उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए। फिर लेटर ऑन जे थॉमसन, इससे पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके थे। मतलब है कि विलियम क्रूक्स, आगे पढ़ेंगे हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जब हम बात करेंगे, तो उसमें विलियम क्रूक्स जो है उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब जो है इसको एज एपरेटस यूज किया था फर्स्ट टाइम, और उसी से कैथोड रेज डिस्कवर हुए। कैथोड रेज के बाद जो है इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए और पता चला कि एटम डिवाइड हो सकता है। लेकिन हम हिस्ट्री ऑफ एटम की तरफ जा रहे हैं तो हमने एटम की मुतालिक बात ही करनी है। जे थॉमसन ने 1997 में कहा कि एटम्स क्या है, एटम कैन बी डिवाइडेड, एटम कैन बी डिवाइडेड, एटम डिवाइड हो सकता है, एटम कैन बी डिवाइडेड। और उन्होंने प्रूव किया, किस तरह प्रूव किया, बाय डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। ठीक है जी, 1997 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद पता चला कि एटम क्या है, एटम डिवाइड हो सकता है। और यहां पर जे थॉमसन ने एक न्यू एटॉमिक मॉडल पेश किया। जॉन डाल्टन का जो एटॉमिक मॉडल था उसके बाद सेकंड एटॉमिक मॉडल आया जे थॉमसन का, और जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को हम कहते हैं प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल। प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल, ये प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल क्या है, यहां पर ड्रा कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली ये एटम इसी तरह स्फीरिकल है और इसके दरमियान में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है जी, और इसके इर्द गिर्द क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं। जिस तरह हम कहते हैं हमारे पास क्या है, हलवा, हलवा हम बनाते हैं ना घरों में, उस हलवे में हम क्या डालते हैं, उसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या है, ड्राई फ्रूट है, दरमियान में क्या है, न्यूक्लियस, और इसके इर्द गिर्द ये क्या है, सारे ये ड्राई फ्रूट है, ये सारे क्या है, न्यूक्लियस है। ये तो ये है। दूसरा उन्होंने कहा कि वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल भी इसको कहते हैं। वाटरमेलन ये क्या है, अगर आप वाटरमेलन देख दो, इसके सीड्स है ना, जिस तरह इसके सीड्स अरेंज है इर्द गिर्द, इसी तरह उन्होंने कहा कि दरमियान में न्यूक्लियस है और इर्द गिर्द क्या है, इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन है। तो जे थॉमसन ने 1907 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से प्रूव किया कि एटम कैन बी डिवाइडेड, और जो जॉन डाल्टन ने कहा कि एटम्स इंडिविजुअल पार्टिकल, वो अब हम कह रहे हैं कि नहीं, एटम कैन बी डिवाइडेड। ठीक है जी, तो उसके बाद जे थॉमसन के वर्क के बाद एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था रदरफोर्ड। उन्होंने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम कहते हैं थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था जिससे इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, और लेटर ऑन उन्होंने डिस्कवर किया था प्रोटॉन। अगर आप देखें, सर्च कर ले, थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्लास 9 के बुक में मौजूद है, काफी डिटेल में है। इन्होंने एक क्या लिया था, गोल्ड फॉइल लिया था। ठीक है जी, इसके इर्द गिर्द इस तरह
इसकी पाथ को ब्लॉक किया था, सॉरी ये इसके दरमियान एक पाथ था, यहाँ पर उन्होंने रेडियोएक्टिव पार्टिकल यूज किया था एंड हीलियम अल्फा रेज बम्बार्ड किए थे। जब ये यहाँ से पास हुए थे तो बहुत सारे रेज जो थे या वो अनडिफ्लेक्टेड थे, बहुत कम रेज जो थे वो वापस डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इसी बेस पे उन्होंने कहा कि बेसिकली क्या है, एटम के दरमियान में क्या है, एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस में क्या है, उसमें पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और वो न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव, और उसके इर्द गिर्द क्या है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन है। जिस तरह सोलर सिस्टम है तो उन्होंने कहा कि दरमियान में न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इन दोनों, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ओवरऑल एटम क्या है, न्यूट्रल है। तो 1911 में रदरफोर्ड ने एक और मॉडल पेश किया जिसको हम कहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मुताबिक दरमियान में एटम स्फीरिकल है, दरमियान में क्या है, न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास क्या है, एक ऑर्बिट है और उस ऑर्बिट में एक पाथ में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियस का साइज इंतहाई स्मॉल है और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इसके दरमियान में जो ये एरिया है ये क्या है, इंतहाई कम है, सॉरी ये बहुत ही ज्यादा, सारा का सारा स्पेस क्या है, एम्प्टी है। और उन्होंने कहा अगर दरमियान में मेरे हाथ में एक फुटबॉल है तो फुटबॉल के इर्द गिर्द अगर हम 5 किलोमीटर रेंज को देख ले तो ये फुटबॉल न्यूक्लियस है, ये 5 किलोमीटर अगर हम एक गोल दायरा बना ले तो उस गोल दायरे में क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो मतलब दरमियान में ये सारा स्पेस क्या है, एम्प्टी है। तो रदरफोर्ड ने ये मॉडल पेश किया था। रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ ड्रॉबैक थे। एक ड्रॉबैक ये था कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कंटिन्यूसली अगर मूव कर रहा है तो पार्टिकल नेचर है, ये क्या करेगा, एटलीस्ट कभी ना कभी तो इसकी एनर्जी खत्म होगी और ये नीचे आएगा, इस न्यूक्लियस में गिरेगा, जिसकी वजह से ये जो एटम है वो कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन रदरफोर्ड का ये ड्रॉबैक था। नील बोहर उन्होंने कहा, उन्होंने इसी रदरफोर्ड के मॉडल को मॉडिफाई किया और उन्होंने कहा 1913 में कि बेसिकली इस तरह नहीं है, ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या है, उस वक्त प्रोटॉन भी डिस्कवर हुआ था, इसके अंदर प्रोटॉन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसके इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव कर रहा है और उस स्पेसिफिक ऑर्बिट में इसकी एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। अगर इसमें नीचे आना है, नीचे वाले ऑर्बिट में फॉर एग्जांपल आना है तो ये एनर्जी लॉस करेगा तब ये नीचे आएगा। अगर इसमें ऊपर एक्साइट होना है तो ये एनर्जी गेन करेगा तब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो नील बोहर ने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड वाले मॉडल में अपने ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहा है बेसिकली इसकी एनर्जी क्या है, उसी ऑर्बिट में कांस्टेंट है। अगर उसी ऑर्बिट से आपने आगे जाना है, मतलब एक्साइट होना है या डी एक्साइट होना है, तो एक्साइट के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी की बाद में क्या करेगा, एक्साइट करेगा, डी एक्साइटेशन से एनर्जी लॉस करेगा। तो नील बोहर ने एक और मॉडल पेश किया जिसको हम कहते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद 1936 में एक और एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एटॉमिक मॉडल। देखिए 1923 में डिब्रॉय एक साइंटिस्ट था, उन्होंने कहा एक हाइपोथेसिस पेश की कि बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये डुअल इन नेचर है, जिस तरह फोटॉन है, जिस तरह लाइट है, लाइट डुअल इन नेचर है, ऐसे पार्टिकल को नेचर शो कर रहा है और उसका नेचर वेव भी है। तो यहां पर 1923 में डिब्रॉय ने कहा, एक हाइपोथेसिस पेश की कि असल में अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन को हम स्पीड ऑफ लाइट से अगर वो जाए तो इट विल एक्ट एज ए वेव, ठीक है जी। और उन्होंने एक स्पेसिफिक H डिवाइड बाय एम बी एक हाइपोथेसिस से एक थ्योरेटिकली उन्होंने एक फार्मूला बनाया था, लैम्डा इज इक्वल टू H डिवाइड बाय एम वी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है।
अगर इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसका वेव लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर मास कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगा, मास ज्यादा है वेवलेंथ कम होगा, वेलोसिटी ज्यादा है वेवलेंथ कम होगा, वेलोसिटी कम है वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो उन्होंने कहा अगर स्पीड ऑफ लाइट से इलेक्ट्रॉन को हम मूव करेंगे, अगर वो मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट की वजह से, तो इट विल एक्ट एज अ वेव। उसके बाद इसके एक दो स्टूडेंट है जर्मर एंड डेविसन, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन विल एक्ट एज ए वेव। ठीक है जी, तो ये क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम केमिस्ट्री है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक इक्वेशन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। उसके बाद एक इक्वेशन सामने आया और उसी के मुताबिक कहा गया कि इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर है। ठीक है जी, और यहां पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो हमारे पास ऑर्बिट्स है, बेसिकली इस तरह नहीं है, बल्कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन कुछ यू मूव करता है। ठीक है जी, और ये अपने स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स में मूव करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर फिर एक और बात आती है हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी। अगर ये वेव में है तो हम उसकी पोजीशन और उसकी स्पीड एट अ टाइम मेजर नहीं कर सकते। हमने एट अ टाइम एक चीज को मेजर करना है, या हम स्पीड मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, या हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक न्यू एटॉमिक मॉडल आया जो अब तक चला आ रहा है। अगर हमने पार्टिकल नेचर की बात करनी है तो हमने नील बोहर की तरफ आना है, अगर हमने वेव नेचर की बात करनी है तो फिर हमने श्रोडिंगर या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की तरफ आना है। आज हमने एक ब्रीफ सी हिस्ट्री पढ़ी एटम के हवाले से। उम्मीद करता हूं आप सबको एटम के हवाले से कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। एटम के डिस्कवरी के बाद उन्होंने इसमें इंडिविजुअल पार्टिकल के बाद कहा कि डिवाइड हो सकते, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, उसमें आए प्रोटॉन, और उसमें एक डिस्कवर हुआ न्यूट्रॉन। ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है। अब अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टी के हवाले से। तो सब्सटेंस गिवन होंगे और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिलेट किया गया होगा या केमिकल प्रॉपर्टीज को रिलेट किया गया होगा। तो आपने हमेशा ये माइंड में रखना है, याद रखें, फिजिकल प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। ठीक है जी, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स। अब न्यूक्लियस में क्या है, आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम सम करते हैं उसके मासेस को, तो इट विल, उसको हम फिर क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास या मास नंबर कहते हैं। ठीक है जी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन मास ऑफ एटम। एटम का जो मास है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। ठीक है जी, अब तो बहुत सारा ख्याल रखिए, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मियों का मौसम है, बगैर किसी जरूरत अपने घरों से बाहर न निकला करें। जो भी क्वेश्चन है जरूर पूछ लिया करें। हम यहाँ पर है आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।